सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राहुल सहाय और आप लोगों का बीपीएससी का जीएस मेंस का पेपर वन हो चुका है। एंड आई थिंक कि पेपर काफ़ी आप लोगों के हिस्ट्री के पेपर अच्छे गए होंगे। और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चंस आया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने मेंस के क्लासेस में, बीसीडब्ल्यू ने अपने मेंस के क्लासेस में डील कर रखा था। अगर क्वेश्चन की बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रेडिक्टेड थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ क्वेश्चंस थे, और लेकिन मैं ये बार बार आपको अपने क्लासेस में बताते आया हूँ कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रेडिक्टेड तो रहते हैं, लेकिन इसमें जो अच्छा आंसर्स लिखेगा उसी का मतलब एक एज उसे हिस्ट्री के पेपर में मिलता है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस जो हम लोगों ने बीसीडब्ल्यू के अपने मेंस प्रोग्राम में डिस्कस किया था, और कौन कौन से क्वेश्चंस इस साल के हिस्ट्री के जीएस पेपर वन में आए हैं। तो हम लोग आपके सामने श्वेत पत्र लेकर आए हैं, जो कि प्रूफ है कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई थी आप लोगों को, तकरीबन वही सारी चीज़ें आई थी। और साथ ही साथ मेंस का जब मैंने क्लासेस करवाया था, और जब मेंस बीसीडब्ल्यू का क्लासेस होता भी है, तो उसमें हम लोग मेंस में आप लोगों का प्रॉपर आंसर फॉर्मेट लिख के बताते हैं कि इस तरीके से आपको लिखना है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि आप देख लीजिए कि एक क्वेश्चन जो कल के एग्जाम में आया हुआ था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। बिरसा मुंडा मूवमेंट अगेन प्रिडिक्टेड टॉपिक था। मैंने क्लास में कहा भी था कि बिरसा मुंडा या फिर संथाल रिबिलियन, ये दो ट्राइबल मूवमेंट हैं, और यहाँ से आपको या तो शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस बार बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया था। और जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने बीसीडब्ल्यू के ऑनलाइन क्लासेस में, जो हम लोगों का मेंस का था, उसमें हम लोगों ने मुंडा अपराइजिंग डिस्कस किया था। मुंडा अपराइजिंग 1899 टू 1900 लेड बाय बिरसा मुंडा, एरिया छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद बिरसा मुंडा कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ धरती अबा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डीकू जो था वो कारण था मुंडा अपराइजिंग का। तो ये टॉपिक जो था बिरसा मुंडा मूवमेंट, जो आपसे कल क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था, वो हम लोगों ने मतलब एक स्ट्रक्चर तरीके से डिस्कस कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था कल के एग्जाम में, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, यह भी मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ था। और हम लोगों ने 3 क्लासेस जो हैं वो डिवोटेड तौर पर सिर्फ एक्ट्स को दिया था अपने मेंस के क्लासेस में। तो 3 क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितने भी एक्ट्स हुए थे, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो, या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो क्वेश्चन आया 1909 हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, इतने सारे एक्ट्स को हम लोगों ने इसके पूरे प्रोविजंस को डील किया था। और ये भी कहा था कि एक्ट वाला सीरीज से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे एक्ट्स में से किसी एक एक्ट से आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने अपने मेंस के क्लासेस में एक्ट्स वाला सीरीज डिस्कस किया था। और देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इसके प्रोविजंस लिखने के लिए आए थे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था, एक्सपेंशन हुआ था एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, पहली बार एक इंडियन जो है वो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे, जिनका नाम लॉर्ड एसपी सिन्हा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑल टुगेदर 5 से 6 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए भी थे, और वही क्वेश्चन स्ट्रेट आया है। तो एक तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बिरसा मुंडा मूवमेंट जो इससे पहले मैंने बताया, ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने अपने बीसीडब्ल्यू के मेंस प्रोग्राम में डिस्कस कर रखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कल आए थे वो आए थे इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये वाला टॉपिक भी हम लोगों ने सिलसिलावार से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस किया हुआ था। वेस्टर्न एजुकेशन मैंने कहा भी था कि ये आपको क्वेश्चंस आता भी है। सो सी वी हैव डेल्ट विद वेस्टर्न एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण ऑल्सो नोन एज जेपी, काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर हैं वो बिहार में, और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी अपनी योगदान दी थी। एक तो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस सॉरी, एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जो था आजाद दस्ता, उसको जयप्रकाश नारायण जी ने
बनाया था। और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण ने क्या क्या काम किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ये देखिए, ये पूरे आजाद दस्ता को मैंने लिख के बताया था आपको कि सरदार नित्यानंद सिंह जो थे वो ट्रेनर थे आजाद दस्ता के, और आजाद दस्ता जो थी वो एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी जो राजविलास फॉरेस्ट नेपाल में बनाई गई थी। तो देखिए, इतना मैंने मेंस का जो भी आप लोगों को डील कराया था, तो मेंस में मैंने खुद आंसर्स लिख के कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं, हर एक सीक्वेंस किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने बीसीडब्ल्यू के मेंस प्रोग्राम में डील किया था। और देखिए, यही क्वेश्चन आया, जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें जयप्रकाश नारायण का रोल जिसमें आजाद दस्ता आता है, जो मैंने डील किया था, ये क्वेश्चंस आपको आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिस्ट्री के आए वो थे पाला आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सीरीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें पाला आर्ट, मौर्यन आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स, पटना कलाम, ये जो डायमेंशन है दैट वी हैव डेल्ट विथ। और यहाँ देखिए पाला आर्ट से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। पाला आर्ट में मैंने आपको बताया भी था कि धर्मपाला देवपाला के टाइम पीरियड में जो ब्रॉन्ज स्कल्पचरिंग मेथड था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था। प्लस पाला आर्ट में मैंने पेंटिंग्स भी आपको बताई थी, म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग, जो पाला आर्ट के टाइम पीरियड पे डेवलप की गई थी। तो पाला आर्ट को भी हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील किया था अपने बीसीडब्ल्यू के मेंस प्रोग्राम में। एंड फाइनली वो पाला आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया हु बहू क्वेश्चन यही आया है। कंटेंट भी हम लोगों ने काफी आपको स्टैंडर्ड दिया था, जैसा कि मैंने कहा कि लगभग सारे आंसर्स को डील कर कर हम लोगों ने अपने क्लासेस में खुद लिखा भी था कि इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप कि आप लोगों को हिस्ट्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई खासा दिक्कत नहीं हुआ होगा, जो हम लोगों के बीसीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स होंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था वो था रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। और इसको भी मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन मैंने आपको इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी में पढ़ाया था। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म पे क्या व्यू पॉइंट है वो एक सेपरेटली हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें उनका यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म और ग्लोबल सिटीजन का कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड। और साथ ही साथ एक अलग से हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर का खास कल्चर में क्या योगदान है, ये देखिए, टैगोर्स कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर एंड म्यूजिक, यही लिटरेचर एंड म्यूजिक दैट विल कम अंडर द इंडियन कल्चर, ये खास सेपरेटली हम लोगों ने डील किया था। और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाली लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है, बंगाली लिटरेचर में हम लोगों ने पोएट्री और नोवेल जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है उसका डिस्कशन किया था। पोएट्री में भानुसीमा ठकुरेर, गीतांजलि, आमार सोनार बांग्ला, और नोवेल उपन्यास में चोखेड़ बाली और काबुली वाला, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और म्यूजिक के क्षेत्र में हम लोगों ने बॉल संगीत, बॉल म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन था रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये डिस्कस किया था। तो बंगाली लिटरेचर एंड बंगाली म्यूजिक, दिस टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन इंडियन कल्चर। तो ये जो टॉपिक हूबहू देखिए जो आया हुआ है वो हम लोगों ने अपने क्लासरूम लेक्चर में डिस्कस कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है हम लोगों का वो है असेस द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल फैक्टर बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड असेस बिहार्स कंट्रीब्यूशन टू द अपराइजिंग इन क्रिटिकल मैनर। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेन ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये देखिए आपको 38 मार्क्स में आया था, और 38 मार्क्स से रिलेटेड ही हम लोगों ने इस चीजों को डील किया था। जैसा मैंने बताया कि हम लोग अपने मेंस के क्लासेस में सिर्फ लेक्चर नहीं बल्कि लेक्चर के साथ साथ किस तरीके से लिखा जाता है सिलसिलावार तरीके से सीरियल वे में हम लोगों ने उस चीजों को लिख कर भी आपको बताया था, कौन कौन सी चीजों को अंडरलाइन करना होगा, किस तरीके से आपका चार्ट बनेगा। साथ ही साथ बिहार का कंट्रीब्यूशन जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो भी हम लोगों ने सेपरेटली डिस्कस किया था। रोल ऑफ बिहार इन रिवोल्ट ऑफ 1857, रोहिणी गांव देवघर से स्टार्ट हुआ था, और इस देवघर में जो रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था यहाँ पर कैंटोनमेंट होता था जिसके चार्ज मेजर मैकडोनल्ड को दिए गए थे। सो ये पूरी तरीके से 38 मार्क्स के ही लहजे से हम लोगों ने इस टॉपिक को रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस किया था। कॉजेस भी हमने बताए थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ
स्लाइड पे, एक लिखा हुआ है हाई लैंड रेवेन्यू, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। इसके अलावा और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स मैंने आपको लिखवाए थे। साथ ही साथ सोशल फैक्टर में देखिए सोशल डॉगमाज मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। कुछ सामाजिक मान्यताएं थी जिसने 1857 की क्रांति में निर्णायक रूप जो है वो प्ले किया है। तो ऑल दिस थिंग्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, इसके अलावा मैंने रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी आपको बताया था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। एंड एज यू कैन सी, जो हम लोगों ने कंटेंट दिया है हूबहू वही कंटेंट और उसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपको मेंस के एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डील किया था वो था एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ मॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड असेस हाउ फार दे एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड। 38 मार्क्स का था। मॉरियन आर्ट देखिए हम लोगों ने अगेन इसको डिफाइन किया था दो भागों में, कोर्ट आर्ट, पॉपुलर आर्ट। और कोर्ट आर्ट में हम लोगों ने पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपा, केव्स, इन चारों को डिस्कस किया था। इन चारों पे हम लोगों ने 60 वर्ड्स आपको दिए थे कंटेंट खुद लिख के। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर को अगेन हम लोगों ने लिख के बताया था। तो बीसीडब्ल्यू के अपने मेंस क्लासेस में हम लोग 38 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सिर्फ डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि वी टेक 38 मार्क्स क्वेश्चन वेरी सीरियसली। और हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं वहां से अगर क्वेश्चंस हमारे कैंडिडेट्स को आए तो उन्हें एक अच्छा कंटेंट मिले और वो एक अच्छा आंसर लिख पाए। तो these all topics that we have been asked in exam, it has already been discussed in our classes. Next जो है क्वेश्चन वो आया था, डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू मास मोबिलाइजेशन, हाईलाइटिंग बिहार्स रोल एट डिफरेंट हिस्टोरिकल जंक्चर। ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था। प्रारंभिक सांविधानिक आंदोलन से लेकर जन आंदोलन तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूपांतरण की चर्चा कीजिए तथा विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में बिहार की भूमिका को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन था। इसमें डिफरेंट स्टेजेस बताना था आपको कि किस तरीके से जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो मॉडरेट फेज थे। मॉडरेट फेज जो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का अर्ली फेज जो है 1885 टू 1905, ये मॉडरेट फेज आता है जहां पे पॉलिटिकल स्टाइल जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की थी। पिटीशन, प्रपोजल, प्रोटेस्ट जो था वो पॉलिटिकल स्टाइल हुआ करता था। और वहां से फिर हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट के बाद जब भारतीय राजनीति सिर्फ याचिका की राजनीति नहीं रह जाती है बल्कि मास मोबिलाइजेशन की राजनीति बन जाती है। तो यहां देखिए नेशनलिज्म के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस मैंने आपको बताए थे, ठीक है जी। और इसी टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद या फिर नेशनल मूवमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन से बढ़कर मास मोबिलाइजेशन के तरफ मूव किया था। 38 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड दिस टॉपिक आल्सो वी हैव डेल्ट कॉम्प्रिहेंसिवली इन आवर मेंस क्लासेस, ठीक है। तो तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने मेंस में डिस्कस किए थे वो सारे क्वेश्चन कल आपके एग्जामिनेशन पेपर में हिस्ट्री में थे। एंड आई होप कि आप लोगों का पेपर काफी अच्छा गया होगा, काफी अच्छा कंटेंट आप लोगों ने हिस्ट्री के पेपर पे लिखा होगा। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन वो था, टू व्हाट एक्सटेंट डिड नेहरूज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लेन, एग्जामिन विथ रेफरेंस टू इट्स मेन फीचर। ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था नेहरू जी का कि नेहरू की विदेश नीति किस हद तक आदर्शवाद और व्यवहारिकता को प्रतिबिंबित करती है, इसकी मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में परीक्षण करें। तो नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी था जो कि आपको पंचशील और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये सब चीजों पे बेस था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये नेहरू के पंचशील का एक कंपोनेंट है। साथ ही साथ क्योंकि जब भी नेहरू का फॉरेन पॉलिसी का बात आता है तो आपको पंचशील उनकी जो पॉलिसी थी उसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। मेंस में बात बनाने से काम नहीं चलता है, और खासकर जब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तो आपको एक अच्छा कंटेंट लिखना ही होता है। सो वी एट बीसीडब्ल्यू टेक ऑल दिस थिंग्स क्वाइट सीरियसली, और उसी तरीके से हम लोगों ने अपने क्लास और अपने नोट्स को डिजाइन किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से खुद मैंने लिख के भी बताया था, चार्ट भी बताया था आपका। नेहरू का फॉरेन पॉलिसी नॉन अग्रेशन पे बेस्ड है, ठीक है। क्यों नॉन अग्रेशन को नेहरू गलत
मानते थे। नॉन अग्रेशन का देखिए, मैंने आपको तकरीबन 50 से 70 वर्ड सिर्फ नॉन अग्रेशन का लिख के बताया था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो अगेन नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी का एक कंपोनेंट था, वो मैंने बताया था। और फिर लास्ट में मैंने इन दोनों को जोड़ के बताया था कि किस तरीके से ये जवाहरलाल नेहरू के मॉडर्न आउटलुक को दर्शाता है। तो वही जो जवाहरलाल नेहरू का जो मॉडर्न आउटलुक है विश्व को लेकर, उसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, रिफ्लेक्ट आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तो ये टॉपिक भी हम लोगों ने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली अपने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल के पेपर में थे वो था आपका करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स में है तो करंट अफेयर्स में अभी आपको डिस्कस करता हूं। हिस्ट्री में लगभग जितने चीजें हम लोगों ने अपने बीसीडब्ल्यू के क्लासरूम सीरीज में डिस्कस किया था मेंस में, वो क्वेश्चंस आपको आए हैं। और 38 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने खुद लिख कर भी, लाइव लिख कर, आंसर लिख कर हम लोगों ने ये स्टूडेंट्स को बताया था कि देखिए किस तरीके से लाइव आंसर लिखा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट को बोल देना कि एक अच्छा आंसर लिख लो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, और एक खुद आप स्टूडेंट के सामने आंसर लिखते हैं, वो दोनों में काफी फर्क होता है। हम लोगों ने खुद आंसर लाइव अपने क्लास में लिखा था, ये बताने के लिए कि देखिए इन चीजों का आंसर इतनी आसानी से लिखा जा सकता है। अगर मैं इन आंसर्स को लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने हर एक लाइन में किस तरीके से आपका कनेक्शन बना रहे, वो सारी चीजें, सारे नुआंसेस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ताकि कंटेंट के साथ साथ आपका जो आंसर प्रेजेंटेशन हो वो काफी स्टैंडर्ड हो। तो आप देख सकते हैं ये सब चीजें मैंने लिखकर वही बताने की कोशिश भी की थी। जो हम लोग बीसीडब्ल्यू के मेंस प्रोग्राम में एनरोल है उनको इस बात की जानकारी होगी। फ्लो चार्ट भी मैंने आपको बनाया था कि भाई फ्लो चार्ट पे मार्क्स मिलते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स, जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, चाहे वो मुंडा मूवमेंट हो, चाहे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के प्रोविजंस लिखने को आए, चाहे वेस्टर्न एजुकेशन का इंपैक्ट पूछा हो, चाहे रिवोल्ट ऑफ 1857 का पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पूछा हो, या फिर जयप्रकाश नारायण जी और क्विट इंडिया मूवमेंट में रोल पूछा हो, या फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर का फीचर पूछा हो, या फिर पाला आर्ट से क्वेश्चन आया हो, या फिर नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन इन बंगाली कल्चर एंड लिटरेचर, ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड। एंड आई होप कि आपका हिस्ट्री का पेपर काफी उम्दा, काफी बेहतर गया होगा और आप लोग एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कल का था वो था आपका करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में देखिए ऑनलाइन गेमिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में जो पास हुआ था कि द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, हाउ कैन दिस लॉ प्रमोट ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम while also protecting youth and society from fraud and social evils। तो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल काफी बर्निंग टॉपिक था, और हम लोगों के बीसीडब्ल्यू के कंटेंट टीम ने ऐसे टॉपिक्स का एक कलेक्शन बनाया था जहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी आपके क्वेश्चन पूछने की। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने काफी सिलसिलेवार तरीके से इसको डील भी किया था। आप लोगों को जैसे कि बीसीडब्ल्यू में स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, हम लोगों के स्टडी मटेरियल में भी आपको ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल जो 2025 में पास हुआ था उसको हम लोगों ने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डील भी किया था। इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन के बाद फिर अब ये देखिए काफी स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अपने मटेरियल में दिया था कि एक दो मतलब 4-5 लाइन में लगभग ऑनलाइन गेमिंग का जो एक ब्रीफ डिस्कशन है वो हम लोगों ने कर लिया। और नेक्स्ट जो था वो हम लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग बिल का क्या बैकग्राउंड था, कैसे वो इवॉल्व हुआ, और ऑनलाइन गेमिंग बिल जो एक्ट है उसकी क्या अहमियत थी, क्या सिग्निफिकेंस थी, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लास। ठीक है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब काफी स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं, है ना। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब पहले जैसे नहीं रहे कि कुछ भी पढ़ लिए और आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ गया, इस तरीके का अब करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है। बीपीएससी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड दिन पर दिन होते जा रहे हैं। और देखिए 2025 का ये बिल था और 2025 का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2026 में ही जो बिल पास होंगे वही 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इजंट इट। तो और दूसरी बात यह है कि उसमें भी ऐसे बिल या फिर ऐसे एक्ट जिनका सोशल
रिलेवेंस है, जो बर्निंग इशू है, वो आजकल बीपीएससी पूछ रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल इसीलिए हम लोगों के कंटेंट टीम ने खासकर से आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो काफी क्रेज में है इंडिया में। आप बहुत सारे जैसे कि ड्रीम इलेवन हो गया और सब भी जो गेम्स हैं वो आप देख सकते हैं अपने सोसाइटी में चलते हुए, और साथ ही साथ शिकायतें भी आती हैं लोगों की फ्रॉड की। तो इसको एड्रेस करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया था, और उसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी दिया था। सो दैट वाज योर करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों का ऑनलाइन गेमिंग बिल, जो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको तकलीफ भी हुई लिखने में, जो नॉन बीसीडब्ल्यू के थे उन्होंने ये चीज़ कवर नहीं किया था। बट आई होप कि हमारे जो बीसीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स होंगे दे कुड हैव रिटन इट इन अ फार बेटर मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका, देखिए, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल हैव बीन इन द इफेक्ट फॉर 10 years since their adoption in September 2015. Examine India's progress and challenges in achieving the United Nations Sustainable Development Goal. तो एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, और यहां पे क्वेश्चन जो था वो ये पूछ रहा था कि भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मतलब कि अचीव करने में क्या प्रोग्रेस रहा है भारत का, किस हद तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए हैं, और क्या चैलेंजेस अभी तक रहा है एसडीजी को अचीव करने के लिए। और ये वाला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन जो छठ पूजा से था, इन रिसेंट ईयर द छठ फेस्टिवल हैज गेन्ड इंक्रीजिंग ग्लोबल अटेंशन, डिस्कस द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ छठ एंड इट्स लिंकेजेस विथ माइग्रेशन। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है कि छठ पूजा का सामाजिक, उसके बाद कल्चरल, कल्चरल मतलब कि सांस्कृतिक, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक असर क्या है छठ पूजा का बिहार में, और किस तरीके से छठ पूजा जो है वो माइग्रेशन से, माइग्रेशन कहने का मतलब प्रवासियों द्वारा इसके प्रसार पर विस्तृत चर्चा कीजिए कि किस तरीके से छठ पूजा जो अभी ग्लोबल अटेंशन जिसको मिला है, विश्व भर में लोग जो हैं वो बिहार के महान छठ पूजा के विषय में आज जान रहे हैं। इसमें जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जो माइग्रेटेड हमारे ब्रदर सिस्टर हैं बिहार के, इस छठ पूजा को, इस महापर्व को मतलब प्रचार प्रसार करने में उनकी क्या भूमिका रही है, ये एक डायमेंशन था। और दूसरा डायमेंशन क्वेश्चन का था कि छठ पूजा के सामाजिक, सोशल, कल्चरल, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक, आर्थिक असर पे लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन और छठ पूजा जो है उनके डिफरेंट डायमेंशन, ये इस बात को बता रहा है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो अब आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई रटने वाला करंट अफेयर्स का नहीं है कि इसको रट लिए और इसको आप जाके छाप दीजिएगा या लिख दीजिएगा। अब जो बीपीएससी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलेक्चुअलिटी है, वो टेस्ट की जा रही है कि छठ पूजा, सबको पता है कि छठ पूजा एक महान पर्व है, लेकिन छठ पूजा के क्या इफेक्ट्स हैं, वो इफेक्ट्स में भी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल, और साथ ही साथ किस तरीके से माइग्रेंट्स लोगों के द्वारा इस फेस्टिवल को प्रचार प्रसार किया गया। तो ये काफी एक सोफिस्टिकेटेड डायमेंशन है। तो अब जो आप लोग बीपीएससी के करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए तो सिर्फ रटिए मत चीजों को कि ये चीज ऐसा है ऐसा है, बल्कि जब तक आप उस चीजों पर लिखेंगे नहीं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके डिफरेंट डायमेंशन को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक आपको बीपीएससी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल होगा। या फिर अगर आप लिख भी देंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो फेयर आर द चांसेस कि आप क्वेश्चंस के एसेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब जो बदल रहे हैं, जो स्विच हो रहा है बीपीएससी का ट्रेंड, it calls for holistic understanding of the topic as well as you need to write those topics covering its different dimensions, then only your current affairs question in BPSC can be tackled। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है ये एक आई ओपनर है सारे कैंडिडेट्स के लिए, जो लोग नेक्स्ट बीपीएससी का मेंस लिखेंगे, कि वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सीरियसली लें और करंट अफेयर्स से डरे नहीं, बल्कि टॉपिक को समझे और उस टॉपिक के डिफरेंट डायमेंशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगर उनसे डिफरेंट डायमेंशन एक्सप्लोर नहीं हो रहा है तो अपने इंस्ट्रक्टर, अपने मेंटोर से हेल्प ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक है वो है आपको ये डीआई का
क्वेश्चन आया हुआ था। और डीआई के क्वेश्चन में बीपीएससी ने एक गलती की है जो बीपीएससी से एक्सपेक्टेड नहीं होती है, लेकिन मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थी, जैसा आजकल अब बीपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो बीपीएससी के क्वेश्चन में काफ़ी गलतियां आती भी थी, लेकिन अब जो 2-3 साल से बीपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है उसके हिसाब से ऐसी गलती बीपीएससी से एक्सपेक्टेड नहीं थी। और गलती क्या है तो देखिए, अगर आप ये पहला चार्ट देखेंगे तो पहले चार्ट में जो भी आंकड़ा है, चाहे वो 12, 12, 13, 18, 14, 15, 17, इसको जोड़ेंगे तो आपको 101 आ रहा होगा, 101 आ रहा होगा, 100 नहीं आ रहा है। तो ये जो डेटा दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, ये गलत डेटा है। एंड आई सजेस्ट कि जिन कैंडिडेट्स लोगों को मतलब इसमें परेशानी हुई, वो लोग कमीशन को मेल कर सकते हैं, बीपीएससी को मेल कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट बीपीएससी कि ऐसी गलतियां जो हैं वो क्वेश्चन बनाते वक्त ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचते हैं, कई लोगों का साल साल भर का मेहनत लगा हुआ होता है, और मेंस में लोग जो हैं वो 5 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आया था आपका डीआई का, इसमें एक ये अशुद्धियां हैं, ये एक आपको गलत है। ये सारे डेटा को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 101 आता है। और अगेन आई सजेस्ट कि जो कैंडिडेट्स हैं वो बीपीएससी को मेल कर सकते हैं इसके विषय में। सो ऑल टुगेदर जो क्वेश्चन था कल जीएस का बीपीएससी मेंस में, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग हमने अपने मेंस क्लासरूम सीरीज में डील करवा रखे थे और कॉम्प्रिहेंसिवली डील करवा रखे थे, चीज़ों को खुद लिखवाया भी गया था। और जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऑनलाइन गेमिंग बिल जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आया, और जो 2 क्वेश्चन है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और साथ ही साथ छठ पूजा का जो रेलेवेंस जो मैंने पूछा, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरली क्या है और माइग्रेंट्स लोगों का क्या रोल है, ये दोनों क्वेश्चन ये हिंट देते हैं कि फ्यूचर में बीपीएससी जो है वो आपको करंट अफेयर्स में भी एनालिटिकल एंड इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला है। सो अगर मैं चीज़ों को छोटे शब्द में कहूँ तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, क्वेश्चन प्रेडिक्टेड थे और क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर करवाया था। एंड आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग पेपर्स। थैंक यू।